Hello everyone, this is the part 2 of Unit 1 OB. Again I'm saying इसे लिखने की टाइम वेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं एंड ऑफ द यूनिट पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, जस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ दोस्त। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ना हम आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझते हैं, जो 18th सेंचुरी के एंड और 19th सेंचुरी के बिगनिंग में शुरू हुआ था। ये एक ऐसा पीरियड का एग्जाम्पल है जिसमें हैंड प्रोडक्शन जो था वो शिफ्ट हो गया था हमारा मशीन बेस्ड फैक्ट्रीज की तरफ। अब जैसे इसका एक नॉर्मल ओवरव्यू लें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्प्रेड हुआ था। जो मास प्रोडक्शन और फैक्ट्रीज के इंट्रोडक्शन ने पूरी वर्किंग स्टाइल को बदल दिया था। अभी हम इम्पैक्ट ऑफ ऑन ओबी देखते हैं या इम्पैक्ट ऑन मैनेजमेंट देखते हैं। ये ग्रीन कलर में सब कुछ लिखा हुआ है, दिस वन। फर्स्ट इज कि यहाँ जो मास प्रोडक्शन एंड फैक्ट्री सिस्टम था, जैसे पहली बार इतने लार्ज स्केल पे लोग एक रूफ के नीचे काम करते थे और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट की जरूरत थी यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हम बोलें कि असेंबली लाइन और टास्क स्पेशलाइजेशन जैसे आइडिया नए थे यहाँ पे और नए ही इंट्रोड्यूस हुए थे, जो एफिशिएंसी तो बढ़ाते थे लेकिन काम मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता था, यानी कि सेम ही टास्क करना है। नेक्स्ट इज हमारा वर्कर मैनेजर जो रिलेशनशिप था। जैसे मैनेजर्स का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि अब उन्हें लार्ज ग्रुप को सुपरवाइज करना होता था। अब जो इसकी की इंसाइट्स हैं ओबी के लिए वो ये हैं कि ये रिवॉल्यूशन हमें ये समझाता है कि स्ट्रक्चर्ड मैनेजमेंट और वर्कर की मोटिवेशन कितनी जरूरी है, स्पेशली जब हमारा जो टास्क होता है मोनोटोनस है, यानी कि सेम टास्क हमें पूरा दिन करना है, अगले दिन सेम टास्क ही हमें पूरे टाइम करना है। तो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हम ये बोलें कि जो हमारा मैनेजर है वो हमें कितने अच्छे से एड्रेस कर पाता है या कितने अच्छे से हमारा ध्यान रख पाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं टेलर की, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। इन्होंने सिस्टमैटिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के थ्रू एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के प्रैक्टिसेस के थ्रू एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे जो टेलर का फोकस था वो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी पे था कि काम कितना परफेक्ट वे में हो। नेक्स्ट इज इनके की प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जो ग्रीन कलर में है, ये हमें सारे याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट इज हमारा इनको हम देख लेते हैं। इनको ना बेसिकली मैंने इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि लाइक इंसेंटिव बेस्ड पे या फिर टाइम एंड मोशन स्टडी या स्टैंडर्डाइजेशन और टास्क स्पेशलाइजेशन। एक्चुअल में ये 14 है, सॉरी एक्ट वो तो फेओल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। अभी ये जो की प्रिंसिपल्स हैं ये 4 हैं। ठीक है, जैसे हम बोले टाइम एंड मोशन स्टडीज, काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है और उसे हमें ढूंढना जाए, मतलब इसे हमें ना ढूंढे कि या फिर बोले कि ढूंढा जाए जिससे हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा टास्क स्पेशलाइजेशन, यानी कि जो हर वर्कर को एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाए जो उसकी स्किल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन जो क्या है, यानी कि जो टूल्स और प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज किए जाएं ताकि उनकी ना कंसिस्टेंसी बनी रहे। नेक्स्ट इज हमारा इंसेंटिव बेस्ड पे, यानी कि जो प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे वर्कर को पे मिलना चाहिए वो सिस्टम होना चाहिए। तो वही हो, जैसे सपोज कुछ पीसेस बना रहा है वर्कर तो पर पीस जो रेट है वो मिले। ठीक है, अब ऐसे तो कोई वर्कर जो है वो बेकार भी बना देगा, जल्दी जल्दी काम करेगा, बेकार प्रोडक्ट्स बना देगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बाइसिंग है जो आगे चल के इन्होंने ठीक किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनके जो इम्पैक्ट ऑन ओबी है, जो ऊपर ऑरेंज कलर में है वो देखते हैं। इम्पैक्ट ऑन ओबी जो क्या था इसका, कि जो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में तो हमारा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन जो काम था वो बोरिंग और मैकेनिकल बन गया था। मैकेनिकल मीन्स मशीन से कर रहे हैं, सिर्फ हम उसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मोनोटोनस वर्क हो गया था। तो जो वर्कर्स के सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो इग्नोर हो गई थी क्योंकि वर्कर को एज अ मशीन कंसिडर किया जा रहा था। नेक्स्ट इज हम देखें, जैसे
ओबी इनसाइट्स देखें यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट में पर्पल कलर में जो है, तो उसे हम देखेंगे कि टेलर ने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्ट्रक्चर्ड किया था, लेकिन ये भी दिखाया कि हमें ह्यूमन नीड को कंसिडर करना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन को समझना चाहिए। नेक्स्ट इज हमारा ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ लिमिटेशंस थे, तो वो ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट आई थी, जिसकी वजह से जो वर्कर का इमोशनल और सोशल नीड्स था उस पर फोकस किया गया था। जैसे हम इसका ओवरव्यू देख लें जो येलो कलर में है, ये बोल रहा है कि इस मूवमेंट में मेन फोकस जो था, इस मूवमेंट में जो मेन फोकस ये था कि वर्कर को सिर्फ पैसे से मोटिवेट नहीं किया जा सकता, हम उसको रिकॉग्निशन दें और बिलोंगिंग दें, तो वो इक्वली जरूरी है ये वाली चीजें भी, ठीक है। तो इनकी जो की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, ग्रीन कलर में जो है, जो की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी वो हॉथॉर्न की स्टडीज थी, जो प्रोडक्टिविटी तब बढ़ा है जब वर्कर को वैल्यू और अटेंशन मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा एल्टन मायो। एल्टन मायो ने ये दिखाया कि अच्छा मॉरल और टीम वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा वर्क प्लेस मॉरल, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डायनेमिक्स प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है। अब ओबी पे इसका इम्पैक्ट क्या था, जैसे वर्क एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना मैनेजमेंट का एक नया फोकस बन गया था, ठीक है। सिर्फ यही नहीं है कि मशीन्स लग गई हैं, वर्कर मिल गया है, सिर्फ उससे काम करवाओ, यानी कि वर्क एनवायरनमेंट भी हमें देखना है और उसको में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जो ओबी है, इंटरनल पार्ट है, उसको भी हमें फोकस करना है। तो यहाँ से जो की इंसाइट्स थी ओबी के लिए, वो क्या है हमारे, कि ह्यूमन फैक्टर जैसे लीडरशिप बोल दो, या फिर हम बोलें कि लाइक ग्रुप डायनेमिक्स है ऑर्गेनाइजेशन में, वो सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन की। तो ग्रेट डिप्रेशन का जो टाइम पीरियड था दैट वाज 1929 से 1939 तक, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन है क्या, मतलब क्या था ऐसा कि हमने उसे नाम ही दे दिया प्रॉपर 10 इयर्स ड्यूरेशन को ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस थी जो बिजनेस और वर्कर्स दोनों का इफेक्ट कर रही थी या करती थी, ये बोल सकते हैं, जिसका ओबी पे भी बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा था। अब चलो थोड़ा सा इसे ओवरव्यू में देख लेते हैं। ओवरव्यू में हमने क्या लिखा है कि जैसे बिजनेसेस हैं स्ट्रगल कर रही थी और मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो अपनी जॉब लूज कर रहे थे, मशीनरी आ गई है, तो मशीन सिस्टम हो गया है, तो वहां पे हर वर्कर को तो काम नहीं करना है, वहां पे एक मैनेजर होगा या एक उसको देख ऑपरेट करने वाला होगा, तो जो वर्कर्स का जॉब था वो चला जा रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन ओबी, हमारे पास क्या पड़ा, ये ग्रीन कलर में जो है उसे देखेंगे कि एम्प्लॉय राइट्स एंड वेलफेयर लाइक बेटर वर्किंग कंडीशन और जॉब सिक्योरिटी के लिए डिमांड बढ़ी और लोग इसे डिमांड करने लगे जॉब सिक्योरिटी की। नेक्स्ट इज, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल एआई आ रहा है, एआई आ रहा है तो कितने लोग इनसिक्योर हैं कि एआई आ जाएगा तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी, रोबोट्स आ जाएंगे तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी। तो ये इनसिक्योरिटी जब मशीन सिस्टम फर्स्ट टाइम आया था तब ये हो गई थी। नेक्स्ट इज राइज ऑफ यूनियंस, लेबर यूनियन ज्यादा प्रोमिनेंट हुए थे क्योंकि जो वर्कर के राइट थे उनके लिए उन्हें फाइट करना पड़ रहा था। और जो की हम ओबी के इंसाइट्स यहाँ से लें तो वो क्या थे कि जॉब सिक्योरिटी और फेयर ट्रीटमेंट से वर्कर मोटिवेशन इंप्रूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा लेबर मूवमेंट। लेबर मूवमेंट एक रिस्पॉन्स था उन पुअर वर्किंग कंडीशंस और लो वेजेस के अगेंस्ट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्ली स्टेजेस में एग्जिस्ट करते थे। ओवरव्यू इसका अगर हम देखें तो ये है कि इस मूवमेंट का मेन गोल, लाइक हम बोले, वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करना था और उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट इज लाइक हम ये वाला देखते हैं ग्रीन वाला, की कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे इसके, लाइक फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस हो गया था हमारा, क्योंकि वर्कर्स कलेक्टिवली अपने हित के लिए बार्गेन करेंगे तो उनको फेयर वेजेस मिलेंगे और सिक्योरिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन एंड रिफॉर्म्स, यानी कि लेबर लॉस इंट्रोड्यूस हुए थे कि लाइक मिनिमम वेजेस ये होनी चाहिए, या फिर हमारे जैसे मशीन्स हैं, पुरानी फिल्म्स में हमने देखा है ना कि मशीन खराब हो गई, उस वर्कर का हाथ कट गया, तो लाइक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो थे वो डिफाइन करे गए थे यहाँ पे।
अब इम्पैक्ट ऑन ओबी अगर हम देखें तो जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है और एम्प्लॉयज के राइट की कॉन्सेप्ट, मतलब नए ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का जो पार्ट बनने थे। नेक्स्ट इज हमारा की ओबी के इंसाइट्स क्या हैं यहाँ पे। जो वर्कर की लॉयल्टी थी उनके वर्किंग कंडीशन और पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती थी। ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा हॉथोर्न की स्टडीज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अभी हम इसे देखेंगे कि हॉथोर्न की जो स्टडी ने हमें दिखाया कि प्रोडक्टिविटी को सिर्फ फिजिकल कंडीशंस इंप्रूव करके बढ़ाया नहीं जा सकता। हमें क्या करना है, जो वर्कर्स का इंटरेक्शन है, जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है, जो वर्कर्स का रिकॉग्निशन है, वो भी इक्वली जरूरी है। ठीक है। ये स्टडीज एल्टन मायो के लीडरशिप में हुई थी और वर्कर्स प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स को समझने पे फोकस करती थी। इसकी हमारी की फाइंडिंग्स क्या थी, ये ग्रीन वाली हम देखेंगे, ग्रीन कलर की फाइंडिंग्स क्या थी। जैसे सोशल फैक्टर्स, जब वर्कर को ऑब्जर्व किया गया और वैल्यू दिया गया तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई थी। ये क्या था, ये हॉथोर्न इफेक्ट था। ठीक है। अब नेक्स्ट इज हमारा ग्रुप डायनेमिक्स, जैसे वर्कर्स अपने नॉर्म्स और रूल्स डेवलप करते हैं जो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय मोटिवेशन, रिकॉग्निशन और जो हमारा कम्युनिकेशन है फाइनेंशियल रिवॉर्ड से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब इसका जो इम्पेक्ट था ओबी पे वो क्या है, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट जो था का जो बेस जो स्टडीज थी यही बनाई गई थी। जैसे मैनेजर्स को ये समझ आया था कि वर्कर्स की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है जितना उनसे काम निकलवाना। और जो हमारे ओबी के की इनसाइट्स अगर यहाँ से हम लें तो हम वो ये देख सकते हैं कि ह्यूमन और सोशल फैक्टर को मैनेज करके वर्कप्लेस बिहेवियर और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जैसे हम लाइक कंक्लूजन में देखें तो ये बोल सकते हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट दिखाते हैं कि हमारा जो ओबी है वो इवॉल्व हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच तक स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वर्कर्स की नीड को समझना और उन्हें एड्रेस करना कितना जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।